आज की ये कहानी एक लकड़हारे की है जो कि रोजाना लकड़ियां काटकर अपना पेट पालता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि क्या हमारे जीवन में लकड़ी काटने बेचने के अलावा और कोई भी सुख नहीं लिखा है। लकड़हारा अपनी पत्नी को कहता था कि यदि कभी हमारे जीवन में सुख लिखा है तो वह जरूर मिलेगा। भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, मेरा लकड़ियाँ लाने का समय हो गया है। मेरे प्यारे गधे, चलो अब हमारा लकड़ी लाने का समय हो चुका है। इतने में लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में पहुंचकर लकड़हारा कहता है कि मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसी पेड़ को काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ियों को काट कर अपने गधे पर लाद देता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये किसकी आवाज़ है? मुझे लगता है कि कोई तकलीफ में है। चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी तरफ और जाने लगा जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी। पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे ये तो कोई तोता है, लेकिन ये तो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे भी अपने साथ ही घर को ले चलता हूँ। लकड़हारा तोते को उठा लेता है और उसे भी अपने साथ घर को ले जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ। मुझे इस तोते के जख्मों पर लेप लगाना है। उसकी पत्नी तुरंत ही हल्दी और चूने का लेप लेकर आती है। लकड़हारा तुरंत ही उस तोते के जख्मों पर उस लेप को लगाने लगता है। लकड़हारा कहता कि भाई, मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दी है, अब तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। वह तोता एक दो दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। एक रात उस झोंपड़ी में चोर आता है और सोचता है कि शायद झोंपड़ी में ही मुझे कुछ काम की चीज़ मिल जाए। इतना कहकर वह चोर झोंपड़ी में घुस जाता है और तोता उस चोर को देख लेता है। मालिक मालिक जल्दी उठो, तोता बोलने लगता है, चोर आ गया है। अरे मालिक, जल्दी उठो, जल्दी उठो, देखिए कि चोर आ गया है। मालिक जल्दी उठो। लेकिन लकड़हारा गहरी नींद में था। चोर सोचता है कि क्यों ना मैं इसी तोते को ही पकड़कर अपने साथ ले जाता हूँ, बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इतना सोचकर चोर तोते के पिंजरे को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। चोर कहता है कि रात भर चलते चलते थक गया हूँ, चलो ऐसा करता हूँ कि यहीं पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा कि इस तोते का क्या करना है। चोर एक पेड़ के नीचे लेटकर सो जाता है। तभी वहां पर एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। तोता कहता है कि महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ये चोर मुझे मार डालेगा। राजा सोचता है कि ये कौन कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। महाराज इधर उधर नहीं, नीचे देखिए, महाराज मैं इधर हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये चोर मुझे उठाकर ले जा रहा है। राजा कहता है कि ये तोता तो बोल भी सकता है, चलो मैं इस तोते को खरीद लेता हूँ, ये तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा। राजा तोते के पास जाकर उस चोर से कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। वो चोर डर जाता है और कहता है कि महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे कुछ मत करना। राजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मुझे ये तोता दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें सोने की 500 मोहरें दूंगा। ये बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है।
लेकिन याद रहे कि मैं तुम्हें मोहरे तभी दूंगा यदि तुम आज से चोरी करना छोड़ दोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। चोर कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा तुरंत ही चोर को सोने की मोहरें दे देता है और तोते का पिंजरा लेकर वह वहां से चला जाता है। घर जाकर राजा अपनी बेटी राजकुमारी से कहता है कि देखो बेटी राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। राजकुमारी उस तोते को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि पिताजी, ये तोता तो कितना सुंदर है। हाँ पुत्री, ये कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है। ये तोता इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। ये तो एक अद्भुत तोता है पिताजी, आज से मैं इस तोते को अपने साथ ही रखूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है, लेकिन तोते को उस लकड़हारे की बहुत याद आती है। एक दिन राजकुमारी कहती कि मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाती हूँ, तुम उसे सही ढंग से क्यों नहीं खाते हो। तोता कहने लगा कि राजकुमारी जी, मुझे इस पिंजरे में कैद हुए बहुत देर हो चुकी है। मेरा मन आकाश में उड़ने को कर रहा है, लेकिन मैं इस पिंजरे की कैद में हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो राजकुमारी ने तोते से कहा कि आज मैं तुम्हें बाहर की सैर कराती हूँ। ये कहकर राजकुमारी ने तोते को जंगल में ले जाती है और उसे पिंजरे से बाहर निकाल देती है। फिर तोता आकाश में उड़ने लगता है। तोता उड़ते उड़ते देखता है कि एक पेड़ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। तोता सोचने लगता है कि शायद ये कोई जादुई पेड़ है। तोता कहने लगा कि राजकुमारी जी, इधर देखिए, ये पेड़ कितना चमक रहा है, क्या ये कोई जादुई पेड़ है। राजकुमारी कहती कि हाँ, मुझे लगता है कि ये कोई जादुई पेड़ है, चलो पास चलते हैं। राजकुमारी और तोता दोनों उस वृक्ष के पास जाते हैं। राजकुमारी जैसे उस वृक्ष को स्पर्श करती है, वह पेड़ के अंदर समा जाती है। ये देखकर तोता हैरान हो जाता है। राजकुमारी एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि ये मैं कहाँ पहुंच गई। तभी एक बड़ा सा बाज राजकुमारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे ये तो कितना बड़ा बाज है, इतना बड़ा बाज तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वो बाज राजकुमारी को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। राजकुमारी कहती है कि अरे दुष्ट बाज, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो बाज राजकुमारी को एक गुफा के भीतर ले जाता है, जहाँ एक डायन खड़ी होती है। राजकुमारी कहती है कि आप कौन हैं और आप मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लेकर आई हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डायन कहती है कि चली जाना, इतनी क्या जल्दी है। तुम इस समय पाताल लोक में है, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम यहाँ से तभी बाहर जा सकती हो जब मैं चाहूँगी। यदि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजकुमारी बोली कि आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हैं। डैन बोली कि आपको मेरे लिए अमृत लाना होगा। राजकुमारी कहती है कि लेकिन अमृत मिलेगा कहाँ। तो डैन उसे बताती है कि कंचन नाम की पहाड़ियों के में आपको अमृत मिलेगा। वह डैन अमृत पीकर अमर होना चाहती थी और पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। उस डैन ने उस विशाल बाज को भी अपने वश में कर रखा था, जिससे वह सारे काम करवाती थी। ये सारी बातें सुनकर राजकुमारी वहां से अमृत लाने के लिए चल पड़ती है। राजकुमारी अमृत ढूंढते ढूंढते उन्हीं पहाड़ियों के बीच पहुंच जाती है जहां पर अमृत था। राजकुमारी को एक गुफा दिखाई देती है। राजकुमारी सोचती है कि इसी गुफा में अमृत होगा, चलो इस गुफा के अंदर चलती हूँ। राजकुमारी जैसे इस गुफा के अंदर प्रवेश करती है, एक जहरीला सांप राजकुमारी को डस लेता है और राजकुमारी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उधर तोता राजा को जाकर सारी बात बताता है। तो राजा तोते से कहता है कि जल्दी से मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। तो तोता उड़ते हुए उस पेड़ के पास ले जाता है और बताता है कि महाराज, यही वह पेड़ है जिसमें राजकुमारी समाई थी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इस पेड़ के अंदर अकेला ही जाऊंगा। जैसे ही राजा ने पेड़ को हाथ लगाया तो वह भी उसी पेड़ के अंदर चला जाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है।
तभी वही बाज राजा को भी उठाकर उस डैन के पास ले जाता है। राजा उस डैन से कहता है कि आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर इस प्रकार लाने का क्या कारण है, और मेरी राजकुमारी कहाँ है। डैन ने कहा कि चिंता मत करो, जल्दी ही तुम अपनी राजकुमारी से मिलोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। फिर वो डैन राजा से भी उसी अमृत को लाने की बात कहती है। राजा डैन से कहता है कि मैं तुम्हें वह अमृत लाकर दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजा अमृत लाने के लिए चल पड़ता है। राजा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर कि उसकी पुत्री की लाश पड़ी हुई थी। राजा कहता है कि अरे ये क्या, ये तो राजकुमारी पड़ी है, लेकिन मेरी पुत्री को क्या हुआ, हे भगवान। राजा अपनी पुत्री को देखकर कहता है कि मेरी पुत्री को तो किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। इसका मतलब है कि उस दुष्ट ने मेरी पुत्री को भी अमृत लाने को कहा होगा। उस डैन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा ने सोचा, लगता है कि इस गुफा में कोई जहरीला सांप भी है, मुझे ध्यान से ही आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर राजा राजकुमारी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। जब राजा गुफा में प्रवेश करता है तो सामने से वह सर्प आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में आने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही सर्प राजा को डसने के लिए आगे बढ़ता है, राजा तुरंत अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद राजा गुफा में आगे बढ़ता है। राजा जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक भाला बहुत ही तेज रफ्तार से राजा की को छूकर निकल जाता है। तभी राजा अपने कदम पीछे ले लेता है। राजा ने देखा कि इस गुफा में तो बालों की वर्षा होने लगी है। राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अमृत तक कैसे पहुंच सकता हूं। फिर राजा ने बालों के चलने की गति को ध्यान से देखा। अरे ये क्या, अब एक बाला एक दिशा से उस तरफ जाता है तो तभी दूसरा बाला दूसरी दिशा से इस तरफ आता है। इसका मतलब है यदि मैं एक एक कदम आगे बढ़ाऊं तो मैं अमृत तक पहुंच सकता हूं। इस प्रकार राजा अपनी बुद्धि के बल पर उस चुनौती को भी पार कर जाता है और अमृत के पास पहुंच जाता है। राजा सोचता है कि चलो अब जल्दी से अमृत को ले लेता हूं। राजा उस अमृत को एक बोतल में भर लेता है और गुफा से बाहर आ जाता है। फिर राजा कहता है कि पहले मैं इस अमृत को अपनी पुत्री को पिलाता हूँ। ये सोचकर राजा अपनी पुत्री को अमृत पिलाता है और अमृत पीते ही उसकी पुत्री जीवित हो जाती है। राजकुमारी कहती है कि पिताजी, आप यहाँ पर कैसे आ गए। राजा कहता है कि पुत्री, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर वह राजा उस अमृत को खुद भी पी लेता है और बाद में बचा हुआ अमृत उस सांप के मुंह में भी डाल देता है। अमृत पड़ते ही सांप भी जिंदा हो जाता है। फिर वह राजा उस सांप से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जीवित किया है ताकि तुम फिर से इस अमृत की रक्षा कर सको। सांप कहने लगा कि महाराज, मैंने आपको पहचानने में भूल की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज था। रास्ते में राजा उस बोतल में अमृत के स्थान पर एक तालाब से साधारण जल भर लेता है और डैन के पास पहुंचकर डैन को कहता है कि लीजिए, मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ, अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए। डैन कहने लगी कि जो भी अमृत लेने गया आज तक लौटकर वापस नहीं आया, जल्दी से ये अमृत मुझे दे दो। राजा तुरंत ही उस डैन को पानी से भरी हुई वो बोतल दे देता है। डैन उस पानी को अमृत समझकर पी जाती है। फिर राजा ने कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार आपको अमृत लाकर दिया है और अब मुझे बाहर जाने का मार्ग बता दीजिए। डैन कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम दोनों हमेशा यहीं पर मेरे गुलाम पर बनकर रहोगे। राजा कहता है कि ये तो सरासर धोखा है, मैं तुझे मार डालूंगा।
डैन कहती है कि मैं अमृत पीकर अमर हो चुकी हूँ और मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ये ले मेरे इस तलवार के वार को झेल। इतना कहकर राजा उसके पेट पर अपनी तलवार का वार कर देता है और डैन धरती पर गिर पड़ती है। डैन कहती है कि इसका मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया है। तो इस तरह उस डैन की मृत्यु हो जाती है। डैन की मृत्यु होते ही वह विशाल बाज भी आज़ाद हो जाता है। बाज कहता है कि महाराज आपकी जय हो, आप बहुत ही शूरवीर और बुद्धिमान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस डैन की गुलामी से आज़ाद कर दिया है। राजा उस बाज से कहता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो। बाज राजा से कहता है कि आप दोनों हमारी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। राजा और उसकी बेटी दोनों बाज की पीठ पर बैठ जाते हैं और उन दोनों को लेकर वो बाज आसमान में उड़ने लगता है और कुछ देर के बाद ज़मीन पर उतर जाता है और वहीं सामने एक दरवाज़ा है। बाज कहता है कि महाराज इसी दरवाजे के बाहर आपकी दुनिया है, यहीं से आप बाहर जा सकते हो। राजा तथा राजकुमारी दोनों उस बाज का धन्यवाद करते हैं और उस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। घर पहुंचकर राजा तोते से कहता है कि यदि आज तुम न होते तो मैं कभी भी अपनी पुत्री को नहीं पा सकता था, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तोते ने कहा कि महाराज आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 1000 सोने की मोहरें दे दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, तोते को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे विदा कर दिया। तोता वह मोरों की थैली अपनी चोंच में उठाकर सीधा उसी लकड़हारे के पास पहुंच जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस पोटली को आंगन में रखकर लकड़हारे से कहने लगा कि मालिक देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। जब लकड़हारे ने देखा तो कहने लगा कि अरे ये तो वही तोता है जिसे मैं जंगल से ले आया था। लकड़हारा कहने लगा कि अरे मिट्ठू तुम कहाँ चले गए थे। तोते ने सारी कहानी लकड़हारे और उसकी पत्नी को सुना दी, साथ ही मोरों वाली थैली भी दे दी। लकड़हारे ने जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है, उसकी गरीबी दूर हो गई और फिर वे तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल फिर हाज़िर होता हूँ आप सबके सामने एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।